नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो विशेष कोर्स होते हैं, विशेष प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, उसमें कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं, जिनमें से एक विषय है, एक टॉपिक मैं आज ले रही हूँ। इसमें विशेष विद्यालय का अवलोकन कैसे किया जाए? अब अवलोकन के लिए हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं। विकलांग बहुत सारे एरियाज़ में होती है विकलांगता। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, आईडीडी से हैं, एएसडी से हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट से हैं या सीपी या कोई और विशेष श्रेणी की विकलांगता के क्षेत्र में आपने कोर्स किया है या कर रहे हैं, तो वह पहले तो आपको वो श्रेणी देखनी पड़ेगी क्योंकि विद्यालय का अवलोकन उसी आधार पर होगा। जनरली ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम ही होता है बहुत सी जगहों पे, लेकिन कुछ विशेष स्ट्रीम्स, कुछ विशेष एरियाज ऐसे होते हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है। जैसे हम बात करें कि एचआई स्पेशल स्कूल की, जो मूक बधिर होते हैं, तो जो मूक बधिर है वो डेफ एजुकेशन में जाएगा, डेफ साइन लैंग्वेज से वो पढ़ेगा, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम होगा। लेकिन यदि वही बच्चा माइल्ड और मॉडरेट का है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर का है, हेयरिंग लॉस का है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था होगी। दूसरी चीज, अगर उसी श्रेणी में जो हेयरिंग लॉस बच्चा है, उसी में अगर वो बच्चा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का है, कॉक्लियर इम्प्लांटेड है, तो उसके लिए एजुकेशन की व्यवस्था अलग होगी। तो क्लासरूम भी अलग होगा, टीचिंग मैनेजमेंट भी अलग होगा, बहुत सारी चीजें उसमें डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन अगर वही विकलांगता हम सीबी बच्चे के लिए बात करें, सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे के लिए बात करें, तो उसके विद्यालय का मैनेजमेंट, उसकी कक्षा का मैनेजमेंट अलग होगा। ठीक है? तो इस तरह से हमें ये देखना है कि हम किस कैटेगरी के लिए ये अवलोकन करने जा रहे हैं। ठीक है? तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवलोकन जब करने जाएंगे तो आप ये देखेंगे, हमें ये देखना है कि विद्यालय का नाम क्या है, विशेष विद्यालय है, और उस विद्यालय का प्रकार कैसा है, किस तरह का है। उसका विद्यालय का नाम आ गया, विद्यालय का पता आ गया, और उसके बाद विद्यालय का प्रकार, जिसमें हम कैटेगरीज, अगर मैं एचआई की, विशेष क्योंकि मैं एचआई फील्ड से हूँ तो मैं एचआई की बात करूंगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट स्कूल की बात करूंगी, तो उसमें शीघ्र हस्तक्षेप वाला सेंटर है, स्कूल है, ये व्यवस्था वहां पे है, या दिवस देखभाल है, डे डे बोर्डिंग वाला स्कूल है, या फिर आवासीय रेजिडेंशियल है। ठीक है? तो ये हमें वहां पे देखना पड़ेगा। जिस भी तरह का विद्यालय है उसमें आप टिक लगाएंगे। फिर अक्षमता का प्रकार कैसा है, किस तरह का प्रकार है, एचआई में आप करने जा रहे हैं अवलोकन, सीपी में करने जा रहे हैं, एमआर में करने जा रहे हैं, किस तरह का अक्षमता है उस विद्यालय के बच्चों में, वो आप लिखेंगे। औसत आयु क्या है, औसत आयु निकालने का एक तरीका होता है, उससे आप निकाल के यहाँ पे औसत आयु दे देंगे बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे क्लास, जब हम विकलांग स्कूल, विकलांगता के क्षेत्र में स्कूल की, विद्यालय की बात करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल स्कूल जैसा पैटर्न नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 7 साल का हो गया तो फर्स्ट क्लास में ही आना चाहिए, नहीं। यहाँ पे उसकी एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती है, बहुत सारी उसके पहलू को देखना पड़ता है, उसका आईक्यू कितना है, उसका कॉग्निशन कितना है, उसकी समझ, और ओवरऑल सब देख के फिर हम उसे क्लास में भर्ती करते हैं। ठीक है? तो हमें यहाँ पे औसत आयु निकालनी है। औसत आयु इसीलिए दी गई है। अगर नॉर्मल स्कूल का अवलोकन करते तो यहाँ औसत आयु का इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें क्लास वाइज अलग अलग आयु के बच्चे रहेंगे, तो क्लास का औसत ले सकते हैं आप, विद्यालय का औसत नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास जो बच्चा आया है, उसके लिए उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है? उसकी कैटेगरी क्या है, गंभीरता का स्तर कितना है उसका, माइल्ड है, मॉडरेट है, या बहुत ही गंभीर है। ठीक है? सीवियर है, वो सब प्रोफाउंड है, क्योंकि यहाँ पे तो हम एचआई की बात कर रहे हैं ना, एचआई विद्यार्थी की। तो माइल्ड हो गया, फिर मॉडरेट हो गया, देन
सीवियर हो गया, और यहाँ बहुत गंभीर को हम प्रोफाउंड में लेते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं एमआर की बात करूं या आईडी, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करूं, तो बहुत गंभीर वाले बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी हालत ऐसी होती है कि वो बेड पे ही होते हैं या फिर व्हील चेयर पे भी इस अवस्था में होते हैं कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ये वाले बच्चे अगर आईडी के हैं तो वो विद्यालय में नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 3 ही कॉलम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस विद्यालय में जा रहे हैं, किस श्रेणी का विद्यालय है, और क्या उसके ये पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। विद्यालय में कर्मचारी कैसे हैं, फिर कर्मचारी कैसे आते हैं, सभी विशेष अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, या उन्होंने कोई और विशेष एजुकेशन ले रखी है, तो वो वहां पे डिटेल जाएगा, है ना। हम इसको अगर चाहें तो ये भी दे सकते हैं कि ये भी दे सकते हैं कि इसमें विशेष विद्या अध्यापक कितने हैं, इसके साथ में प्रोफेशनल कितने हैं, या कोई एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्सेज करा हुआ है तो वोकेशनल की भी व्यवस्था वहाँ पे है या नहीं है, स्पीच है या नहीं है, स्पीच का सिखाने वाला कोई ट्रेनर है, गेम्स का स्पोर्ट्स टीचर है, तो वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी, कॉलम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम भौतिक सुविधाओं पे। जब भौतिक सुविधाओं के लिए ओवरऑल विद्यालय की हम बात कर रहे हैं अभी, कक्षा में जगह सभी जगह पे ठीक है, दीवारों पे जो स्पेशल स्कूल का कक्षा होती है, क्लास होती है, उसकी दीवारें बहुत सजीवी रहती हैं, बहुत सारी डिस्प्ले होती रहती है, बहुत सारे टॉपिक्स को हम डिस्प्ले करके रखते हैं उस पे, तो दीवारों पर जो जगह है उसका सही यूटिलाइज किया गया है। उपकरण क्लास में, कक्षा में क्या क्या रखे गए हैं, टेबल कुर्सी उचित मात्रा में है, जितने बच्चे हैं उतनी टेबल कुर्सी गई, ऐसा तो नहीं कोई मैंने एक जगह देखा था कि एक क्लास थी, उसमें 7 से 10 और 12 आयु वर्ष के बच्चे थे, लेकिन उसमें एक बच्चा 16-17 साल का भी था, ठीक है। चूंकि एडमिशन देना जरूरी था और हम उस बच्चे को मतलब मना नहीं कर सकते थे, तो उस बच्चे को जब मैं क्लास में गई उसको देखने, अवलोकन करने, तो उस बच्चे को कोने में बिठा रखा था क्योंकि वो उनसे मिक्सअप नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाए उसके जैसे एक बच्चे को लेके, ठीक है, नहीं तो फिर उसको मिक्सअप करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल तो उतना ही था जो 12 साल के बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे हैं, उसके बराबर का आईक्यू था। तो हम शरीर के आधार पे उसको थोड़ी बिठाएंगे, ठीक है। तो वो उसमें मिक्सअप नहीं हो पा रहा था, उसको अलग थलग बिठा रखा था, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। टेबल कुर्सी की पर्याप्त व्यवस्था है। खेल का मैदान, अगर विद्यालय में आप जा रहे हैं तो वहां पे क्या खेल का मैदान है, और है तो किस तरह का है, रैंप बना हुआ है, दूसरी सुविधाएं भी हमें देखनी। खेल के उपकरण हैं वहां पे सारे, जो खेल वहां खिलाए जा रहे हैं उनके सभी जो समुचित उपकरण होने चाहिए, क्या वो सब हैं वहां पे, तो ये हमें वहां देखना पड़ेगा। इसके बाद आती है शौच सुविधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इस व्यवस्था को बनाए बिना आपको विद्यालय का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, मैं आपको ये बता दूं। क्योंकि जब तक अगर आप विकलांग बच्चों के लिए बात कर रहे हैं और आपके पास ये सुविधा नहीं है, रैंप की सुविधा नहीं है, तो आपका वहां से अप्रूव नहीं होगा जहां से आपने अप्लाई किया उस विद्यालय को चलाने के लिए, ठीक है। तो शौच में छोटे बच्चे अगर हैं तो उनके लिए क्या, उनके स्तर के आधार पर व्यवस्था है शौच की। छोटे बच्चों के लिए आईना लगा हुआ है वहां पे, छोटे बच्चों के लिए हाथ धोने की सुविधा है वहां, छोटे बच्चों के लिए शौच की कुर्सी स्पेशल होती है, वो व्यवस्था है वहां पे। सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं शारीरिक अक्षम बच्चों के लिए शौच की सुविधा। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या ये सब सुविधाएं हैं, तो इस तरह से 2 कॉलम बनेंगे, एक छोटे बच्चों के लिए और एक दूसरे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। विद्यालय में कपड़े बदलने का स्थान है, क्योंकि जब विकलांग बच्चा आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसके खाना खाते समय, या हो सकता है वो व्हील चेयर पे बैठे बैठे पॉटी सुसु कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या कपड़े बदलने का एक स्थान है। खाना बनाने की व्यवस्था है वहाँ पे, क्योंकि कई बार डे बोर्डिंग स्कूल है या रेजिडेंशियल स्कूल है, तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए रसोई और अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि आप रेजिडेंशियल स्कूल का, आवासीय विद्यालय का अवलोकन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों के सोने की व्यवस्था पूरा ओवरऑल जैसे अपन घर में रहते हैं वो व्यवस्थाएं कितनी है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अन्य में अगर कोई आपको दिख रहा है वहां पे कोई पॉइंट स्पेशल है तो आप इसमें
लगा सकते हैं, बना सकते हैं इसमें। फिर आता है कक्षा अवलोकन। विशेष विद्यार्थियों की कक्षा, जब हम HI स्टूडेंट की बात करते हैं तो इसका व्यवस्था अलग होती है। ये मैंने अपनी जो वेबसाइट है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है और एक वीडियो भी बना हुआ है, ठीक है। उसको आप देखिएगा। उसमें क्या होता है कि कक्षा में किस तरह की क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कक्षा में कर्ण बधिरता के आधार पर व्यवस्था है क्या, वहां पे जो व्यवस्थाएं हमें चाहिए वो सब दिखाई दे रही हैं आपको। कक्षा कैसी है, समूह में है या समूह भी है तो कैसा है, बड़ा है या छोटा समूह है, ठीक है। और उस समूह में क्या कौन कौन से विद्यार्थी हैं, बहुत कम अक्षम वाले हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और परफॉर्म्ड है, किस तरह के विद्यार्थी हैं उनका डिटेल दीजिए यहाँ पे कि 4 विद्यार्थी माइल्ड कैटेगरी के हैं, 5 विद्यार्थी इतने कैटेगरी के हैं, तो वो सब कैटेगराइज होके यहाँ पे डिटेल आएगा। शिक्षक व बच्चों का अनुपात कैसा है, क्योंकि डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो 8 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। और यदि बहुत अच्छे परिणाम देने हैं आपको, बहुत ही अच्छे, तो ये रेशो कम भी हो सकता है। ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये गाइडलाइन है, ठीक है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो आप इससे ज्यादा बच्चे नहीं रख सकते एक टीचर पर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके 6 या 7 बच्चे हैं लेकिन 2 टीचर अपने अवेलेबल करा रखें क्योंकि वहां पे उनका वर्कलोड ज्यादा है। तो उस हिसाब से हम, कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, तो गवर्नमेंट से एडेड है तो 2 टीचर एक क्लास में अवेलेबल रहती है। अगर टीचर नहीं है तो फिर उसको असिस्ट असिस्ट करने के लिए एक केयर गिवर होना चाहिए वहां पे, ठीक है, केयर टेकर होना चाहिए। कक्षा में मेज कुर्सी की व्यवस्था है उचित, ये आपको देखना है। सिखाया जाने वाला क्या कार्य है, कौन सा कार्य किया जा रहा है उस समय जब आप अवलोकन कर रहे हैं, तो वहां पे वो पाठ का नाम लिख देंगे आप, ठीक है। सिखाया जाने वाला पठन, जो कार्य किया जा रहा है, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए क्या उचित उपकरण उपयोग में किए गए हैं, उचित सामग्री है उस टीचर के पास, वो आपको देखना है। अगर वो सामग्री है तो यहाँ पे फिर उनके नाम आ जाएंगे कि प्रदर्शित सामग्री क्या थी, क्या मॉडल ले रखा था। जैसे मान लीजिए मैडम बरसात होना सिखा रही है तो वो रेन साइकिल पूरा बताएगी, ठीक है। तो क्या उसका उसके पास समुचित चार्ट है, मॉडल है, 3D ऑब्जेक्ट है, क्या है उसके पास, तो वो सारा आप लिखेंगे। सामग्री का प्रस्तुतिकरण कैसा था आपके अकॉर्डिंग, अगर आप मान लीजिए क्लास में अवलोकन कर रहे हैं और पीछे ही पीछे जाके बैठे हैं क्लास में, तो आप देखिए कि मेरे को कुछ नहीं आता है, तो क्या आपको वो टॉपिक समझ में आ गया जो टीचर ने समझाया। आप उस तरह से आप स्टूडेंट बन के देखेंगे कि क्या इन्होंने सही तरीके से समझाया। फिर सामग्री की उपयोगिता, क्या उसने सभी जो सामग्री उसके पास थी, जितने भी TLM थे उसके पास, क्या उनका सबका यूज किया, क्या उसने उन चीजों को बच्चों के साथ सही तरीके से उपयोग किया। शिक्षक बच्चों की अंतःक्रिया कैसी थी। एक तो होता है कि वन वे टीचिंग होता है, क्लास में टीचर आया, अपनी ऑब्जेक्ट TLM दिखाया, बच्चों को पढ़ाया और चला गया, ठीक है। एक होता है टू वे टीचिंग, जिसमें टीचर और बच्चे दोनों मिलके एक ऐसी प्रोसेस करते हैं, ऐसी क्रिया अंतःक्रिया करते हैं जिसमें बच्चा बच्चे को जो ज्ञान है, उसका पूर्व ज्ञान है, वो भी निकल के आता है, और टीचर ने जो दिया है वो बच्चा अडॉप्ट करता है। फिर दोनों को मिला के जो उसकी तीसरी थिंकिंग बनती है, वो क्या इस तरह की अंतःक्रिया उसमें हो रही है क्लास में। शिक्षक द्वारा समूह प्रबंधन, जो शिक्षक पढ़ा रहा है क्लास में, उसने समूह का प्रबंधन किया। कई बार ऐसा होता है, कुछ जगह पे ऐसे देखने को मिलता है कि आगे आगे होशियार बच्चे बैठा दिए आपने, इंटेलिजेंट बच्चे बैठा दिए, डल बच्चों को पीछे कर दिया, ठीक है। अब टीचर का ध्यान कहाँ है, होशियार वाले बच्चों पे, इंटेलिजेंट बच्चों पे। क्यों, क्योंकि वो रिजल्ट अच्छा देंगे, वो उसके जवाब दे रहे हैं, वो उसको हर बात का उसका प्रत्युत्तर मिल रहा है उसको, ठीक है। लेकिन जो पीछे बैठा है बच्चा, जिसको डल बच्चा था, उसको आपने पहले ही पीछे बिठा दिया और उससे आप फिर इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें गलत हैं। जबकि होना ये चाहिए, एक होशियार एक इंटेलिजेंट बच्चा और एक डल बच्चे को, दोनों को साथ बिठा दीजिए। और जहां तक हो सकता है डल बच्चे से भी आप पूछें कि हाँ, इस बात की प्रतिक्रिया वो किस तरह से देता है, क्या बताता है, क्या सोच रहे हैं। कई बार मैंने ये देखा है, मैं पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको, कि मदर हो या टीचर हो, दोनों जगह की बात कर रही हूँ मैं, आपने बच्चे को कुछ
पूछने के लिए या कुछ बात करने के लिए आपने अपनी बात कही। अब बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि उस डिसेबल बच्चा है आपके सामने, उसको आपको प्रॉपर स्पेस देना पड़ेगा कि वो सोच के बाद आपको उत्तर दे, आपको आपकी बात का प्रति उत्तर करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है टीचर को इतना टाइम नहीं होता है, मदर को इतना टाइम नहीं होता है, वो खुद ही आंसर दे देती है। अब होता क्या है कि आपने उस बच्चे को हैबिट डाल दी कि उसको मैं थोड़ी देर चुप रहूंगा, इतने में जवाब तो आ ही जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो बच्चा भी समझता है क्योंकि ब्रेन तो उसका बड़े के बराबर ही है ना, स्मार्ट होता है बच्चा। उसने क्या करना है कि अब वो चुप रहने लग जाएगा। आप जब भी कुछ पूछेंगे अरे 2 मिनट 3 मिनट खड़े रहो ढीठ की तरह, अपने आप आंसर दे देंगी मैडम, या अपने आप मम्मी बता देंगी। तो आपको वहां पेशेंस रखने हैं, उसको ही मौका देना है। 2-3 बार ऐसा होगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए चुप रहना पड़ा, लेकिन फिर वो बच्चा उस चीज को समझेगा कि नहीं मैडम आंसर लेके ही मानेंगी, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो ये भी चीज देखनी है। ये प्रैक्टिकल मेरे साथ होता था, तो मेरे को ये पता चला, मैंने भी ये सीखा बच्चों से कि नहीं आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। बच्चा नहीं रखेगा, बच्चे के पास तो बहुत सारे पेशेंस है। वो तो ढीठ बन के बैठा ही है ना, उसने तो बताना ही नहीं है आपको। तो आप बच्चे से कैसे निकलवाएंगे, ये टैक्ट भी एक विशेष अध्यापक को आना चाहिए और मदर को भी आना चाहिए। इसके बाद आता है अगर कुछ और आपको दिखाई दे रहा है उस क्लास में, ठीक है, तो आप वो लिख दें। फिर ये दोबारा आ गया है मेरा शिक्षक बच्चों की अंतःक्रिया, ठीक है, तो इसको प्लीज माइंड मत कीजिएगा। लास्ट में आपका आता है टिप्पणी। टिप्पणी के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, निरीक्षक के हस्ताक्षर और प्रशिक्षक के हस्ताक्षर, इन दोनों के साइन हो जाएंगे और ये आपका अवलोकन कंप्लीट हो गया। आपको ये मैंने इसमें टाइम टू टाइम हर स्लाइड्स पे पिक्चर भी दी है, तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसा होता है, किस तरह की क्लासेस होती हैं, क्या उसकी डेकोरेशन होती है, वो सबसे आपको आइडिया लग जाएगा। ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।